जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल हिंदी लाइब्रेरी में। यह बुक समरी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर आधारित होने वाली है। यह इस समरी का पार्ट तीसरा होने वाला है। अगर आप हमें सजेशन देना चाहें तो कमेंट में जरूर देके जाइए। तो शुरू करते हैं। आइए। विविध सामाजिक मंच पर डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन। सभी भारतवासियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सारे हिंदुस्तानियों की प्रवक्ता हिंदू महासभा द्वारा सहारा समाज यानी अछूतों सवर्णों के लिए उनकी उन्नति के लिए निमित्त कुछ मजबूत कार्य ने किए जाने पर तथा कुशल ईमानदार एवं आचरण संपन्न चरित्र नेता के धनी अंबेडकर के साथ सवर्णों द्वारा जब तब और जहां तहां घृणा एवं अस्पष्टता सूचना व्यवहार किए जाने के बाद वे ठीक तरह से समझ गए कि स्वर्ण समाज अश्वर्ण समाज को माननीय अधिकारों से दूर करने पर वैसा ही अडिंग है जैसा कि वह पहले था। तो बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अछूतों की उन्नति के लिए एक केंद्रीय संस्था स्थापित कर कार्य करने का निर्णय लिया। इस प्रकार 20 जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था अस्तित्व में आई, जिसे 1860 के कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी कराया गया। जैसा कि संस्था के नाम से ही स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अस्वर्ण बनाकर स्वर्णों ने श्रेष्ठ समाज की परिधि से बाहर कर रखे गए थे, उनकी यह सभा प्रवक्ता थी। यद्यपि जब श्रेष्ठ समाज का अपना कोई ऐसा आधार नहीं था जिसके होते हुए उसे श्रेष्ठ समाज माना जा सके, उसे भी यह स्वयंभू नेता की भांति स्वयंभू समाज था। जबकि वास्तविकता यह है कि श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ व्यक्ति वे होते हैं जो हद पतितों यानी नीचे गिरे व्यक्तियों को ऊपर उठाकर गले लगा लें और उनकी चोट या दर्द का इलाज कर उन्हें बेदर्द यानी दुख से मुक्ति दिला दें, अथवा स्वेच्छा से ऐसा प्रयास करें। लेकिन जो व्यक्ति या समाज अपने पापों पर खड़े व्यक्तियों को बिना किसी कारण जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा दें और यदि वे व्यक्ति हिम्मत करके खड़ा होने या उठने की कोशिश करे तो उन्हें उठने दें। वे कैसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं अथवा कैसा श्रेष्ठ समाज है, यही बात समझ से बाहर है। यदि श्रेष्ठता का मापदंड बिना किसी कारण या मात्र निज स्वास्थ्य के लिए स्वावलंबी व्यक्तियों समाज को नीचे गिराकर नीच अछूत बनाकर, तो अश्रेष्ठ की परिभाषा क्या होनी चाहिए? यह प्रश्न अंबेडकर के लिए उत्तर चाहता था। सामाजिक बदलाव और बेदखल किए व्यक्तियों के हित के लिए भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्य भी अपने नाम के अनुसार थे और सभा ने अपने मंतव्य को सहारा समाज के सामने रखते हुए निम्न उद्देश्य घोषित किए। शिक्षा प्रचार के लिए दलित समाज में हॉस्टल छात्रावास खोलना तथा दूसरे योग्य उपायों और साधनों को अपनाना। दूसरा, दलित समाज की शिकायतों प्राप्त करना और उन्हें शासन के सामने प्रस्तुत करना। तीसरा, औद्योगिक एवं कृषि स्कूलों द्वारा दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा उसे उन्नत करना। चौथा, दलित पहले वर्षों में सभ्य जीवन प्रसार के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, सामाजिक सेवा केंद्र तथा अध्ययन केंद्र स्थापित करना। इन प्रमुख उद्देश्यों की घोषणा के साथ ही संस्था के पदाधिकारी भी चुने गए अथवा नियुक्ति किए गए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष पर चिमनलाल, हीरालाल, शीतलवाड़ा बनाए गए, जो कि LLD थे। 6 उप अध्यक्षों में सर्वश्री CR निसीब, JP रुस्तुमजी, बिनलाला, GK नरीमन, डॉक्टर RP प्रांजे, डॉक्टर BP चौहान और BP खैर शामिल थे। BG खैर 1937 में बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री भी थे। संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं थे और शिव तारकर को सचिव एवं NT जाधव को घोषणाध्यक्ष पद सौंपा गया। सभा के प्रबंध बोर्ड भी बनाए गए जिसमें पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का बहुमत था, क्योंकि वे व्यक्ति अछूतपन के जुल्मों के मुक्त भोगी तो थे ही, वे उन व्यक्तियों के मध्य जाकर उनके दुख दर्द और शिकायतों की जानकारी भी हासिल करते थे। यद्यपि उन दिनों कुछ अन्य संस्थाएं और समाज सुधारक भी सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए मैदान में आए, परंतु वे स्वर्ण थे
और उनका सोचने समझने का अपना तरीका था। जबकि डॉक्टर अंबेडकर अछूतपन से पैदा होने वाली व्याकुलता के अनुभवी भी थे। अंततः औरों से उनका काम अलग तरह का था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होते ही अछूतों में स्वाभिमान का संचार होने लगा। सभा का अस्तित्व स्थिर होने लगा। 4 जनवरी 1925 में सभा ने सोलापुर में अछूत विद्यार्थियों के आवास के लिए छात्रावास खोला। यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, कपड़ा एवं पुस्तक आवास सभी संस्था की ओर से निःशुल्क प्राप्त होता था। सोलापुर नगर पालिका की ओर से अनुदान मिला था। श्री जीवान सुभाना कामड़ी नामक अछूत जो नगर पालिका पार्षद थे तो होटल का प्रबंध करते थे। सभा के आदर्श पर मुक्त होटल के विद्यार्थियों ने सरस्वती विलास नामक एक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया। सभा की तरफ से बम्बई में पिछड़े तथा दलित वर्गों के व्यक्तियों को जुआ, मदिरापान तथा अन्य व्यसनों से मुक्त करने के लिए पुस्तकालय और हॉकी क्लब की स्थापना की गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा द्वारा जागरण का घोषणा निनादी होने पर तत्कालीन बम्बई प्रांत के नेपानी नाम के स्थान पर दलितों की सबसे बड़ी पहली कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। पुनः अप्रैल 1925 में ही रत्नगिरी जिले के मालवन गांव में अछूतों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अध्यक्षता की। सन 1925 में अछूतों द्वारा भारत में कई विद्रोहात्मक कार्य किए गए जो कि रूढ़िवादिता पर प्रहार करने वाले थे। त्रावणकोर रियासत में एक ऐसी सड़क थी जिस पर अछूतों का प्रवेश व चलना मना था। अछूतों के चलने फिरने की आजादी के लिए श्री राम स्वामिनी नायकर ने इस सड़क पर संघर्ष शुरू किया। मार्च 1926 में बरदास में श्री मुरुगेसन नाम के एक अछूत ने एक ऐसे मंदिर में प्रवेश किया जिसमें अछूतों का आवागमन वर्जित था। मुरुगेश्वर छद्म वेश में मंदिर में घुसा था, फिर भी उसे पहचान लिया गया और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसे हिंदू मंदिर को अपवित्र करने के जुर्म में दंडित किया गया। अप्रैल 1926 में ज्यूदी नाम के गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को सुझाव दिया कि वे अपनी बस्तियां अलग बसाएं और उन्हें सरकार से अलग बस्तियां बसाने के लिए भूमि की मांग करनी चाहिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा को मनीषी अंबेडकर क्रियात्मक रूप से विस्तार देते जा रहे थे और सभा उन्हें देश के कोने कोने तक फैसले असवर्णों, दलितों एवं अछूतों तक पहुंचा रही थी। समाज में इस प्रकार सभारस जीवन के प्रति मोह एवं स्वाभिमान की आशा उत्पन्न हो रही थी, जिसमें यह विश्वास और आभास जोर पकड़ रहा था कि सभारा समाज के लोग भी मनुष्य हैं, अतः उसके लोग पशु जीवन जीने से मौत को बर कर लें। यह अधिक अच्छा वातावरण बदला। सभारा समाज की चेतनशील हरकतें, कार्यकलाप निरंतर बढ़ते लगे। सभाएं, कॉन्फ्रेंस मनुष्य होने की अनुभूति भी दी और बुद्धि विकास के बाद उसने अपने लिए अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए प्रकृति प्रदत्त नियमों की अतिरिक्त धर्म स्थापना कर दी। यानी वह मात्र आहार, नींद और डर संभोग क्रियाओं पर आश्रित रहने वाले व्यक्तियों की भीड़ नहीं, अपितु धर्म व्यवस्था काला समाज है, यानी सभ्यतापूर्ण मनुष्यों का समाज। लेकिन अपने ही समाज के लिए भाग्य को अस्पष्ट बनाने कहलाने में उसे किस धर्म और कौन सी सभ्यता दिखाई दी, इस रहस्य का उद्घाटन होना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि बुद्धि विकास का सिलसिला निरंतर बढ़ते हुए बुद्धि विलास में बदला और यही परिवर्तन मनुष्य के स्वच्छंद का कारण बना। ठीक उसी प्रकार जैसे भोग विलास का एक रूप संतानोत्पत्ति, अनंततः नियुक्ति और दूसरा रूप भोगी यानी संभोग की अति या तीव्रता के फलस्वरूप व्यभिचार भोग विलास का पहला रूप, संभोग की अति या तीव्रता के फलस्वरूप भोग विलास का पहला रूप हितकारिणी और दूसरी रूप हितकारी। इस प्रकार बुद्धि विकास की एक सीमा मानवता का प्रसार और दूसरी सीमा अति के योग्य में दानवता यानी विवेकपूर्ण बुद्धि विलास दैन्य और जन्म देता है और विवेक शून्य बुद्धि विलास दैन्य का अभिभाव करता है। बुद्धि विलास एक विचार है, एक भावना विलास है। उदात्त बुद्धि विलास व्यभिचारात्मक रूप से नहीं लेता, अपितु स्थानीय भाव बनकर रसत्व में
परिणत हो जाता है। लेकिन अनुदान बुद्धि विलास का एक छोर अमृत तत्व है, जो दूसरा छोर हलचल विष है। मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थों का बना चंद्रमा जो उबड़ खाबड़ है, को बड़ी विलासिताओं ने सुंदरियों के मुख का उपमान बना दिया। कहा, किसी निनंद सुंदरी का गोलाकार, गोरा तथा सुकोमल मुख और वहाँ मिट्टी पत्थरों से निर्मित कठोर एवं ऊंचा नीला तल वाला चंद्रमा। कहा, सुकोमल सुगंधित पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प, और कहा, गंधहीन और हड्डी मांस का मुख। किंतु बुद्धि विलासियों ने अर्थ को अनर्थ में परिवर्तित और अनर्थ को अर्थ का रूप दे डाला। तो ऐसा ही बुद्धि विलासियों ने आय अनार्य था श्रेष्ठ अश्रेष्ठ एवं उच्च निम्न और स्पष्ट भेदों का सृजन कर मनुष्य समाज में विभेद की विषमता का संचार किया। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं अपितु धरती के सभी राष्ट्रों में हुआ। लेकिन क्योंकि भारत उष्णता प्रधान मुक्त भूखंड है, अतः उष्णता के कारण आलस्य ग्रस्त भारत के ज्यादा की उबर रही है, जिससे वर्ण वेद जाति विभाजन का सिलसिला मकड़ी के जाल की तरह फैलता चला गया। उस मकर जाल में फंसी स्वयं मकड़ी फंसकर प्राण निषेध हो जाती है। ऐसा ही स्थिति भारतीय समाज के समक्ष विद्यमान है। यद्यपि अपनी बुद्धि विलास से निर्मित जातीय जाल को हमने नहीं तोड़ा, तो भारतीय समाज भिन्न भिन्न हो अपनी अस्मिता से भी हाथ धो बैठेगा अथवा अस्तित्व विहीन हो जाएगा। जो जाति जाल अस्पष्टता को नष्ट करने का कारण किसी मनीषी अम्बेडकर ने विवेकपूर्ण बुद्धि द्वारा अतीत के उन बुद्धि विलासियों ने उस संगठित समता पूर्वक समाज को तोड़ने में सबुद्धि विलास का चातुर्य दिखाया, तो हमान समाजशास्त्री एवं मानवतावादी भीमराव रामजी अंबेडकर ने केवल भारत के शोषितों, दलितों और को संगठित होने का उद्घोष किया, अपितु विश्व समाज के उन सभी अधिकारहीन करोड़ों लोगों के लिए संगठन का आधार निर्मित किया, जो विभिन्न बहानेबाजी के अंतर्गत आज भी अपने अपरह अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं। यद्यपि चौधार ताल की तमिलों द्वारा शुद्ध एवं ढोंग मात्र था, फिर भी इस खबर ने अणुओं के बीच फैसर आग में घी का काम किया। वे अपने आप को अपमानित महसूस करके चौधार ताल की बुद्धि के विरुद्ध मोर्चा लगाने की तैयारी करने लगे। बहिष्कृत भारत पत्र में 26 जून 1927 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि अछूत चौधार ताल के शुद्धिकरण के कलंक में महान सत्याग्रह के लिए अपना नाम दर्ज कराएं। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रश्न भी भारत समाज के मध्य उछाला कि धर्म मनुष्य के लिए या मनुष्य धर्म के लिए, और हम हिंदू धर्मी या नहीं। इस प्रचार का भी सदा के लिए निपटारा हो जाना चाहिए। उधर बहिष्कृत हितकारिणी सभा कार्यकाल में सत्याग्रह में शामिल होने वालों की कतार पर कतारें लगने लगी और इधर घोषणा कर दी गई कि 25-26 दिसंबर को चौधार ताल पर दोबारा जाकर सत्याग्रह मोर्चा लाया जाएगा। नवंबर तक बाबा साहेब अम्बेडकर ने घूम कर न जाने कितनी जगहों पर सभाओं में घोषणा देकर अछूतों को जागृत किया। उधर सवर्णों में भी उत्साहट दौड़ रही थी, यानी वातावरण में तनाव उभरता जा रहा था। स्वर्ण इस मोर्चे को विफल करने पर उतारू थे। अंततः 7 दिसंबर 1927 को जिला मजिस्ट्रेट महाड़ पहुंचा और उसने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की। साथ ही सवर्णों की मांग को स्वीकार कर सत्याग्रह मोर्चा पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। अंततः 12 दिसंबर को सवर्णों ने दीवानी अदालत में डॉक्टर अंबेडकर, शिवतारकर एवं कृष्णा जी एन कदम आदि के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा निर्णय पर्यंत निषेधाज्ञा जारी करवा दी। इतना ही नहीं, सवर्णों ने कॉन्फ्रेंस के पंडाल के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया था। अपने को हिंदू कहने वाले दुकानदारों ने पंडाल निर्माण के लिए किराए पर सामान देना भी नामंजूर कर दिया। इस तरह पंडाल बनने में दिक्कत पैदा की गई, यानी कि उच्च कहे जाने वाले सवर्णों द्वारा, तथा आखिर
एक मुसलमान भाई ने पंडाल के लिए जमीन मुहैया की और पंडाल के निर्माण के लिए सारा सामान खरीदना पड़ा। उधर महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की उनके समर्थक हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जैसे ही महाड़ पहुंचे और कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने उनका जय जयकार किया कि पुलिस कप्तान ने जिला मजिस्ट्रेट का खत उनके हाथ में थमाते हुए कहा, आपको अभी मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया है। अंततः वे तुरंत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और बातचीत के बाद उन्होंने मोर्चे को स्थगित करने से साफ इनकार कर दिया तथा वहां से सीधे पंडाल में पहुंचे। गगनभेदी नारों जयकारों में महाड़ क्षेत्र प्रकंपित हो गया था। पंडाल में उस समय 24,000 स्वर्ण एकत्रित थे। 4:30 बजे बाबा साहेब अम्बेडकर जब भाषण देने मंच पर खड़े हुए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा को मनीषी अम्बेडकर क्रियात्मक रूप से विस्तार देते जा रहे थे और सभा उन्हें देश के कोने कोने तक फैले अवसरणों, दलितों तथा अछूतों तक पहुंचा रही थी। समाज में इस प्रकार सहारा जीवन के प्रति मोह एवं स्वाभिमान की आशा उत्पन्न हो रही। उसमें यह विश्वास और आशा जोड़ पकड़ रही थी कि सहारा समाज के लोग भी मनुष्य हैं, अतः उन्हें लोग पशु जीवन जीने से मौत को वर्ण कर लें, यह अधिक अच्छा है। वातावरण बदला। सहारा समाज की चेतनशील हरकतें, कार्यकलाप निरंतर बढ़ने लगी। सभा, कॉन्फ्रेंस एवं जुलूस, मांग पत्र और शिकायतें खुलकर उभरने और सामने आने लगी। इस परिप्रेक्ष्य में जिला कोलाबा के दलितों ने मार्च 1927 में महाड़ नामक क्षेत्र में अपने समाज की एक विशाल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना बनाई। उन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की आज्ञा डॉक्टर अंबेडकर से प्राप्त कर ली थी। कार्यकर्ताओं की पूरे 2 महीने की अटूट मेहनत से स्थानीय देवता बीरेश्वर के नाम पर एक विशाल सुसज्जित पंडाल का निर्माण और सारी सुविधाएं वहां जुटाई गईं। यहाँ तक कि स्वर्णों के इस युग में 40 रुपए का पेयजल खरीदकर कॉन्फ्रेंस में शामिल हजारों व्यक्तियों की प्यास बुझाने की व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र, गुजरात के दूरवर्ती क्षेत्रों में से भी व्यक्ति लाए गए और छोर पर रोटियां बांधकर कॉन्फ्रेंस में शरीक होने आए थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में मनीषी अम्बेडकर ने सर्वप्रथम खुद पर अछूतपन की मान का वर्ण करते हुए कहा, एक वक्त था जबकि हम जिन्हें अछूत कहकर पुकारा कर जाता था और अब भी पुकारा जाता है, बहुत प्रगतिशील थे, दूसरी उन्नत जातियों से भी बहुत आगे। देश के इस भाग में हमारे ही लोगों का शासन था, दबदबा था। उन्होंने फिर से अछूतों के पतन का वर्ण करते हुए बताया, सेना में हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा करने का अवसर प्रदान करती थी। हमें अपना वीरता, वृद्धि, योग्यता और चातुर्य दिखाने का भी अवसर मिलता था। उस समय अछूतों में से सेना में मुख्य अध्यापक होते थे। सैन्य शिविरों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य एवं प्रभावलंबक थी। अंग्रेज सरकार ने अछूतों को सेना में भर्ती न करने के निर्णय से उनसे अछूतों से द्रोह किया है, बेवफाई और धोखा किया है। उन्होंने फिर प्रेरणा भरे शब्दों में आह्वान किया, हम जब तक 3 प्रकार के सुधार नहीं कर लेते तब तक किसी स्थित उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने विचारों को हमें संस्कृति करना चाहिए, हमारी वाणी में बल हो, हमारी बात में वजन होना चाहिए। अंततः आपसे मैं कहता हूँ कि मरे पशुओं का मांस खाना छोड़ दें। हमें अपने में से ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेदभाव शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। हमारी उन्नति तभी हो सकती है जब अपने में हम स्वाभिमान की भावना उन्नत करें और हम स्वयं को पहचानें। उन्होंने कहा, पिछड़े वर्गों को सेना और पुलिस में लगी भर्ती के प्रबंध पर के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। भेगाड़ छोड़ दें, अपने आप को कुछ टुकड़ों के लिए दास मत बनाओ। अंत में मार्मिक मुद्रा में उनको कहना था, उन माता पिता और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा यदि वे अपनी संतान को अपने से बेहतर स्थिति में देखने की इच्छा नहीं रखते। महाड़ की उक्त कॉन्फ्रेंस में सवर्णों हिंदुओं से अपील की गई थी कि वे अस्वर्णों अछूत से भेदभाव, पक्षपात, ऊंच नीच की भावना त्यागें
तभी देश के और भारतीय समाज संपन्न होकर उन्नति कर सकता है। लोगों का समूह कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर उस चौदार ताल पर गया जहाँ कभी स्वर्ण अस्वर्णों की छाया तक ने पड़ने देते थे, किंतु उस दिन सामूहिक रूप से असवर्णों अछूतों ने उस ताल से जल पान किया। अछूत अंबेडकर इस प्रकार बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से उन कुरीतियों एवं कुप्रथाओं और पक्षपात ऊंच नीच भावों की दीवारों को तोड़ते हुए, कूदते फांदते हुए मानव समता का समतल निर्माण करने में आगे ही आगे बढ़ रहे थे। स्वर्ण लोग चौदार ताल से पानी पीने के कारण काफी क्षुब्ध थे। इसी के बीच कुछ शराबी व्यक्तियों ने अफवाह फैला दी कि अछूतों का बिरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने का इरादा है। अंततः स्वर्ण व्यक्ति बौखला गए और लाठियां हाथों में लिए खड़े हो गए और कॉन्फ्रेंस में आए लोगों पर जो गली से गुजरते लाठियां बरसाई शुरू कर दी। पंडाल में जाकर भोजन व्यवस्था चौपट कर दी। जो व्यक्ति वहां उपस्थित थे उन्हें लाठियों से पीटा गया। मनीषी अंबेडकर ने फिर भी शांत रहकर अस्वर्णों पर पूरा निर्णय रखा और किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं होने दी। अंततः पुलिस ने दंगा फसाद करने के आरोप में 9 अस्वर्णों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें से 5 को 4-4 मास की सजा मिली। यह घटना देशी व्यापी बन गई और इसे महाड़ मोर्चा के नाम से पुकारा जाने लगा। यद्यपि चौदार ताल अस्वर्णों के पानी पीने से अपवित्र हो गया था और अस्वर्णों के लिए जल पीने के योग्य नहीं रह गया था, लेकिन पाखंड का यह हाल था कि अस्वर्णों ने उस ताल से पानी के 108 घड़े भरे और उन्हें कुछ समय के लिए किनारे रखकर वह पानी फिर उसी ताल में मिला दिया गया और घोषणा कर दी गई कि ताल का पानी पवित्र कर दिया गया है। अंततः वह स्वर्णों के पीने योग्य हो गया है और स्वर्ण हिंदू लोग उसी चौदार ताल का पानी प्रयोग में लाने लगे, जिसे हजारों अछूतों ने उसका पानी अपनी उंगलियों से पीकर अपवित्र कर दिया था। तो पाखंड का उक्त रूप धर्म की कौन सी शक्ल है, कौन सा रूप है? यह शायद किसी तथाकथित धर्म पोथी से हो तो यह, परंतु विवेक बुद्धि किसी पोथी में दर्ज नहीं है और न ही विवेक बुद्धि के किसी खाने में नजर आता है। और यदि ऐसा है तो किसी नदी के जल में अथवा महान पवित्र तीर्थ मंदिर में पवित्र पावन देव विग्रह का यह ईश्वर की मुक्ति के प्रचालन दर्शन से अछूत अब तक क्यों पवित्र यानी स्पर्श नहीं हो पाए, अथवा तथाकथित पवित्र व्यक्तियों यानी स्वर्णों ने ऐसा करके उन्हें क्यों पवित्र नहीं बनाया, जबकि यह काम बड़ी आसानी से हो सकता था और मान्यता को विकृत होने से बचाया जा सकता था। बेचारे पशु समूह ने अपने लिए किसी धर्म की स्थापना नहीं की, लेकिन प्रकृति प्रदत्त अपने स्वभाव की हर पशु रक्षा करता है, उस पर अटल रहता है, यानी प्रकृति ने बराबर पालन करते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य से पशु जीवन बेहतर प्रतीत होता है, क्योंकि वह पशु आहार, निद्रा तथा भय और संभोग क्रियाओं को उसी रूप में निभाता है जैसा कि निसंगति उसके लिए निश्चित है। दूसरी ओर मनुष्य समाज है जो प्रारंभिक काल में भीड़ ही था, लेकिन प्रकृति ने उसे आहार, नींद और डर तथा मैथु ज्ञान के अतिरिक्त मनुष्य होने की अनुभूति भी दी।